हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस सी पी आई एस अकेडमी। आज का डेट है 30th of April। माई सेल्फ अपूर्व नंदी। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक्स इन आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो अगर आपको इस एनालिसिस का पीडीएफ चाहिए तो मैं एवरी एनालिसिस में बोलता हूँ आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पर इस एनालिसिस के बाद ये कम्प्रिहेंसिव पीडीएफ आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स इज़ अप्रोचिंग, ज़्यादा दिन नहीं है। ओनली दिस पर्टिकुलर मंथ इज़ लेफ्ट। सो कल से मई आरंभ होने वाला है, तो आपके पास सिर्फ मई महीना है। अगर आपको प्रीलिम्स में बूस्ट चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कीजिए और ये पूरा का पूरा ये फास्ट ट्रैक कोर्स जो है वो तुरंत आप कंप्लीट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको फाउंडेशन बैच की ज़रूरत है या फिर आपके किसी भी पहचान वाले को ये फाउंडेशन बैच की ज़रूरत है, जहाँ पर 1 साल आपको कम्प्रीहेंसिवली अबाउट सिविल सर्विसेज जो सब्जेक्ट्स है, हर किसी सब्जेक्ट को ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन के माध्यम से हाइब्रिड मॉडल में आपको पढ़ाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पे कॉल कीजिए। Okay, let's see what are the topics that today we will be discussing. That is topic number 1, operational freedom to armed forces, जहाँ पर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ गिवन operational freedom to armed forces in a retaliatory response to Pakistan. नेक्स्ट न्यूज़ इज एग्जाम्शन फ्रॉम रिपेट्रिएशन। रिपेट्रिएशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरा जगह पार्ट करना। पेगासस कंट्रोवर्सी, ये क्या है, वी विल बी लुकिंग इनटू इट। कैबिनेट बिल फी रेगुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिल्ली में ये बिल पेश किया गया है। वी विल रीड इट। then we will read about the Subhansiri lower hydroelectric project and lastly industrial slowdown and policy जो इंडिया में देखा जा रहा है। So associated with it the GS paper and the topics are listed। बहुत ही अच्छे से आप पेपर और टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लीजिए ताकि न्यूज़पेपर पढ़ने से ही आपको तुरंत ये क्लिक कर जाए कि कौन सा न्यूज़ किस पेपर में आएगा और क्या वो पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। सो द फर्स्ट न्यूज़ इज़ योर ऑपरेशनल फ्रीडम टू आर्म्ड फोर्सेस। तो क्या है ये न्यूज़? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अ हाई लेवल मीटिंग पोस्ट द पहलगाम टेरर अटैक ऑन 22nd April 2025 has granted the armed forces complete operational freedom। तो इसी न्यूज़ से आपको मालूम चल गया कि नरेंद्र मोदी ने आर्म फोर्सेस को कंप्लीट फ्रीडम दिया है। तो ये कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम क्या है वो हम देखेंगे। सो इट कम्स अंडर जीएस पेपर 3 एंड द टॉपिक दैट इज कवरिंग काउंटर टेररिज्म एंड स्ट्रेटजी। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रीलिम्स के लिए नहीं बट ये मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम बैलेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट, रोल ऑफ मिलिट्री डिस्क्रिशन एंड इंसर्जेंसी जोन्स। सो व्हाट इज ऑपरेशनल फ्रीडम? ऑपरेशनल फ्रीडम मतलब ये ऑटोनॉमी है, इट इज़ द इंडिपेंडेंसी दैट इज गिवन टू द मिलिट्री to plan for any operation and to execute any operation without any political or bureaucratic influence। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी मिनिस्टर, कैबिनेट डिसीजन के ऊपर ये निर्भर ना करके आर्म फोर्सेस अपने ही ऑटोनॉमी में अपने ही मतलब राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं टू डू वट एवर दे वांट। ठीक है। इट एनहेंसेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मिलिट्री। इट कैन बी अ सरप्राइज एंड टैक्टिकल एफिशिएंसी फॉर द एनिमी। ओके, थोड़ा अगर हम फैक्ट्स देखें तो काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म इंडिया में क्या है, तो अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी और उसके साथ एक्सटर्नल सिक्योरिटी अगर हम देखते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो एजेंसीज आर इन्वॉल्व, देयर इज द एनआईए, आईबी, एनएसजी एंड सीआरपीएफ। याद रखिए, दीज आर द एजेंसीज इन्वॉल्व इन काउंटर टेररिज्म इन इंटरनल मैटर्स। एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए जो इम्पॉर्टेंट है, दे आर द इंडियन आर्म फोर्सेस एंड द रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो दिस इज द न्यूज दैट जस्ट नाउ आई हैव told you, complete operational freedom to decide the mode, टाइमिंग एंड टारगेट ऑफ इंडियाज काउंटर रिस्पॉन्स। कि इंडिया अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे इन रिटेलिएशन टू द पहलगाम अटैक, ओके, तो जो करना है वो मिलिट्री फोर्स, आर्म्ड फोर्सेस कर सकता है विदाउट एनी पॉलिटिकल जजमेंट। सो अगर इंडिया के पास्ट प्रेसिडेंट को देखें तो ऐसे पहले भी हो चुके हैं 2016 और 19 में। 2016 में जो रिस्पॉन्स था, इट वाज द सर्जिकल स्ट्राइक बाय विच इज़ नोन एज द उरी अटैक। इसके ऊपर फिल्म भी बना है। एंड द बालाकोट एयर स्ट्राइक, दैट इज़ द पुलवामा रिस्पॉन्स।
ठीक है। नेक्स्ट, एग्जेम्पशन फ्रॉम रीपेट्रिएशन। रीपेट्रिएशन का मतलब मैंने क्या बोला है? रीपेट्रिएशन टू पार्ट फ्रॉम वन प्लेस to another. So what is the news here? Recently the Union Home Ministry issued guidelines to exempt certain categories of Pakistani citizens from repatriation due to visa expiry. Okay, if you remember कि there is a cut off date visa expiry का 29th of अप्रैल तक जिनका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है उनको तुरंत ही इंडिया छोड़ के वापस जाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था। सारे के सारे पाकिस्तानी सिटीजन्स जिनका वीज़ा 29 अप्रैल को एक्सपायर होने वाला है उनको तुरंत इंडिया छोड़ना पड़ेगा। तो बहुत से लोग इंडिया से वो रिपैट्रिएट हो चुके हैं, पर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होम मिनिस्ट्री ने उन्होंने कुछ एग्जेम्पशंस भी रखे हैं, तो वो हम देखेंगे क्या है वो एग्जेम्पशंस। ऑलराइट, सो दिस इज द न्यूज़। एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज है जो पाकिस्तानी हिंदूज है who were in India in a short term visa but they had applied for a long term visa, but उनके एप्लीकेशंस जो है वो पेंडिंग है, अभी भी उनके ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। सेकंड, एलिजिबल हिंदू माइग्रेंट्स हु हैव नॉट अप्लाइड फॉर एलटीवीज येट प्रोवाइडेड दे अप्लाई इमीडिएटली, कि जो एलिजिबल हिंदू माइग्रेंट है जो पाकिस्तान से वो पाकिस्तानी हिंदूज इंडिया में आए हैं पर एलटीवी मतलब लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई उन्होंने नहीं किया, पर अगर वो इमीडिएटली अप्लाई करे तो उनको भी एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है। द थर्ड कैटेगरी इज द पाकिस्तानी मुस्लिम वुमेन मैरिड टू इंडियन सिटीजन। कोई एक पाकिस्तानी मुस्लिम वुमेन अगर किसी इंडियन सिटीजन के साथ उनकी शादी हुई है तो उनको भी, एंड हु हैव अप्लाइड फॉर एलटीवी, उनको भी एग्जेम्प्टेड है। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म वीज़ा क्या है देखिए, ये लॉन्ग टर्म वीज़ा का ये जो मीनिंग है आप पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत आपको ये कहाँ जैसा लगेगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था was passed in 2019। ओके, सो बहुत ही बड़ा इशू था ये का एनआरसी एंड ऑल, तो उसी जैसा सिमिलर है, सिर्फ यहाँ से सिटीजनशिप को हटाकर यहाँ पर स्पेशल वीज़ा को ऐड कर दीजिए कि इट इज़ अ स्पेशल वीज़ा ग्रांटेड टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जैसे कि हिंदू, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड पारसी फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। मतलब जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी है, द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो इंडिया में आना चाहते हैं ऑन वैलिड डॉक्यूमेंट्स एंड सीक एजाइलम और परमानेंट रेसिडेंस, तो उनको लॉन्ग टर्म वीज़ा दिया जाएगा। ठीक है। तो उसी को ही चेंज करके यहाँ पर अगर सिटीजनशिप हो जाए तो वो बन जाता है आपका का। तो एक्सोडस डेटा देखिए, व्हाट इज एक्सोडस, कि अगर जो ये रिपैट्रिएट हुआ है वही कि अप्रैल 28-29 में 249 पाकिस्तानीज इंडिया छोड़ के गए हैं अटारी बॉर्डर से। न्यूज़पेपर में इसका पिक्चर भी आया है, बहुत से बहनें रो रही है अपने भाइयों के लिए। 537 पाकिस्तानी सिटीजन्स लेफ्ट बिटवीन अप्रैल 24-27। 527 इंडियंस रिटर्न फ्रॉम पाकिस्तान। 527 इंडियन पाकिस्तान से वो इंडिया में आए हैं ड्यूरिंग द सेम पीरियड। ठीक है। सो दिस इज योर एग्जेम्पशन फ्रॉम रिपैट्रिएशन। दिस इज पेगासस कंट्रोवर्सी। ठीक है। सो क्या है न्यूज़? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड कमेंटेड ऑन द यूज ऑफ पेगासस स्पाईवेयर क्वेश्चनिंग व्हाट इज रॉन्ग इफ इट इज यूज्ड अगेंस्ट टेररिस्ट। कि जो पेगासस स्पाईवेयर है, हम देखने वाले आगे क्या है ये पेगासस, तो इसको अगर टेररिस्ट के खिलाफ यूज किया जा रहा है तो इसमें क्या गलत बात है। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस पेगासस। पेगासस जो है ये एक मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर है, मतलब ये एक सॉफ्टवेयर है। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर जो कि डेवलप किया गया है बाय द एनएसओ ग्रुप एंड इजरायली साइबर इंटेलिजेंस फर्म, जो कि टारगेट के कंप्यूटर में घुस के उनके मैसेजेस, ईमेल, कॉल लॉग्स, माइक्रोफोन और कैमरा एक्सेस भी वो ले लेते हैं। इवन दे गेट द एनक्रिप्टेड कंटेंट, जो व्हाट्सएप में जो बातचीत होता है उसका भी एक्सेस ये जो स्पाईवेयर है वो ले लेता है। सो व्हाट इज़ द मोड ऑफ ऑपरेशन? जैसे कि पहले के वर्जन में एक मैसेज जाएगा टारगेट के मोबाइल पे, एक लिंक जाएगा, जब वो लिंक को क्लिक करेगा तभी वहाँ का एक्सेस मिलेगा। पर लेटर वर्जन्स में, अपग्रेडेड वर्जन में अभी कोई क्लिक करना ही नहीं है। इट इज़ नो यूज़र इंटरेक्शन नीडेड। यूज़र को कुछ करना ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली टारगेट
आपके मोबाइल फ़ोन या फिर डिवाइसेस में जो भी वल्नरेबिलिटीज़ है उनसे वो एक्सेस ले लेगा. सो इट एक्सप्लॉइट्स वल्नरेबिलिटीज़ इन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम टू इंस्टॉल स्पाईवेयर साइलेंटली. उस टारगेट को पता भी नहीं चलेगा. ऑलराइट. ओके. सो जो कंट्रोवर्सी क्या है, देखिए यहाँ कंट्रोवर्सी है सिक्योरिटी, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी या फिर नेशनल सिक्योरिटी, और उसके साथ साथ प्राइवेसी. सो एलिगेशंस ऑफ इट यूज अगेंस्ट जर्नलिस्ट एक्टिविटीज ऑपोजिशन लीडर्स इन इंडिया. तो ये कुछ जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट या फिर ऑपोजिशन लीडर्स, उन्होंने एलिगेशन दिया है कि इंडिया में गवर्नमेंट इसको इनके खिलाफ भी यूज करते हैं. सो दैट इज अ प्राइवेसी ब्रीच. पर सिक्योरिटी मैटर क्या है, अगर अगर इंडियन गवर्नमेंट ये टेररिस्ट के खिलाफ यूज़ करे तो उसमें कोई इशू नहीं है. तो सुप्रीम कोर्ट ने वही बोला है कि इसी पेगासस स्पाईवेयर को अगर टेररिस्ट के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो उसमें क्या दिक्कत है. तो उसमें तो प्राइवेसी का कुछ बात ही नहीं आता, बिकॉज इट इज़ अ सीरियस कंसर्न. सो इट रेजेस कंसर्न अंडर आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी. ठीक है. तो ये समझ में आता है कि अगर आप किसी एक्टिविस्ट के खिलाफ, जर्नलिस्ट के खिलाफ अगर ये कर रहे हैं तो ये प्राइवेसी ब्रीच है, ये लॉ के खिलाफ है. पर अगर आप ये टेररिस्ट के खिलाफ कर रहे हो तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट, एससी फॉर्म टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी कमिटीज टू एग्जामिन एलिगेशंस. तो सुप्रीम कोर्ट ने इन एलिगेशंस को एड्रेस करने के लिए कमिटीज गठन किए हैं. सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड ये है, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर है तो इट कांट बी, सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर है तो जो ये डेटा मिला है उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा, बट इंडिविजुअल क्वेरीज कैन बी एड्रेस. तो इंडिविजुअल जो क्वेरी है किसी का उसको एड्रेस किया जाएगा. यूज ऑफ स्पाईवेयर अगेंस्ट नॉन टेरर सस्पेक्ट चैलेंजेस द डेमोक्रेटिक इथॉस. कि अगर नॉन टेरर सस्पेक्ट कोई है, क्रिमिनल है मान लेते, पर वो नॉन टेरर एक्टिविटीज में है तो उसमें डेमोक्रेटिक इथॉस वो हैम्पर करेगा. बट अगर वो टेरर सस्पेक्ट है उसमें सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से पेगासस स्पाईवेयर को इस्तेमाल करना कोई भी लॉ के खिलाफ नहीं है. नेक्स्ट इज न्यूज इज योर कैबिनेट बिल फी रेगुलेशन. तो क्या है न्यूज. द कैबिनेट ऑफ दिल्ली has approved a draft bill to regulate fee structure in private school. तो दिल्ली कैबिनेट ने एक ड्राफ्ट बिल प्रपोज किया है जहां पर प्राइवेट स्कूल को, दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को फी स्ट्रक्चर रेगुलेशन में अंडर लाया जाएगा. ठीक है. तो देखते हैं क्या है की फीचर ऑफ द ड्राफ्ट बिल, कि स्कूल मस्ट सबमिट प्रपोज्ड फी रिवीजन अप्रूवल. तो स्कूल जो अपने फी रिविजन्स करेंगे. सेकेंड वन इज स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फॉर अनऑथराइज्ड फी हाइक्स. कि अगर स्कूल अगर अनऑथराइज्ड मतलब बिना परमिशन से अगर फी हाइक कर दे तो स्कूल को पेनल्टी लगाया जाएगा. नेक्स्ट वन, कमिटीज फॉर्म हो रहे हैं कि स्कूल लेवल में कमिटीज फॉर्म होंगे जहां पर पेरेंट एज ए रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे. फी हाइक करना चाहिए नहीं करना चाहिए. फिर अगर उस कमिटी में अगर उस वहां में कुछ रिड्रेसल चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट लेवल कमिटीज को फॉर्म किया जाएगा टू ओवरसाइट एंड अपील. So again the draft bill mandates schools to maintain detailed financial record. हर एक रिकॉर्ड को क्लीन और क्लियर मैंडेट रिकॉर्ड बनाना होना चाहिए, और हर ऑल ऑडिटिंग होगा स्कूल अकाउंट्स का टू जस्टिफाई इट्स फीस. ठीक है. सो इट इज़ अ शॉर्ट न्यूज़ फ्रॉम द फी रेगुलेशन बिल. ये न्यूज़ बहुत बार आएगा कि बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग थिंग. उसके साथ साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशंस के भी कुछ ऐसे बिल प्रपोज हो रहे हैं, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे. This news is about Subhansiri Lower Hydroelectric Project. So why we are reading this news, because in the upcoming 2026 it has been decided and और न्यूज़पेपर में आया है कि 2026 में सुभानसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कमीशन होगा, जो बहुत सालों से पेंडिंग है. तो लेट्स सी द की फीचर्स ऑफ द सुभानसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. सो लोकेशन कहाँ है ये, और अरुणाचल प्रदेश और असम बॉर्डर में. रिवर कौन सा है, सुभानसिरी है, एंड इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र. ओके. सो स्टेट तो ये डिस्कस कर ही लिया. सो देखिए अभी ये पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. रन ऑफ द रिवर मतलब क्या, जो रिवर का जो फ्लो है उस फ्लो के साथ ये प्रोजेक्ट, मतलब ये रिवर फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाला प्रोजेक्ट को बोला जाता है रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट.
तो इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है इसका 2000 मेगावाट, और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सा है, NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। The status is under construction, but it is expected to be not expected, it has declared now, ये कर दिया जाएगा 2026 में ये रिलीज होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल स्लोडाउन एंड पॉलिसी। तो ये आज न्यूज़पेपर में आया है कि इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एज पर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वहाँ ग्रोथ 4% दिखाया गया है 24-25 में, विच इज लोवेस्ट इन द लास्ट 4 years। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम देखेंगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है। सो इंडेक्स जब भी आप देखेंगे, इट इज़ अ कैलकुलेशन, इट इज़ अ परसेंटेज। सो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब कि हर साल जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जो इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें कितना ग्रोथ आया है, दैट इज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सो इट इज अ कंपोजिट इंडिकेटर। कंपोजिट इंडिकेटर मतलब ये इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव, सब चीज़ों को एक साथ लेकर यहाँ मेजर किया जाता है। द ग्रोथ ऑफ वेरियस सेक्टर्स सच एज मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, सारे के सारे इंडस्ट्रीज को लेकर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के जो ग्रोथ है उसको मेजर किया जाता है, जिसका बेस ईयर है 2011-12, और आपको जानना ही ये कैलकुलेट करता है NSO, ठीक है। सो नोटेबल ट्रेंड्स क्या है, नोटेबल ट्रेंड्स न्यूज़ में ये आया है कि पावर प्रोडक्शन ग्रोथ जो है इसमें बढ़ोतरी देखने को मिला है ड्यू टू सीजनल फैक्टर, क्योंकि गर्मी आने वाला है स्टूडेंट्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल शो अर्बन डिमांड स्ट्रेंथ, तो अर्बन एरियाज में जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है वो इंक्रीज हुआ है, पर जो नॉन ड्यूरेबल्स है, खाने का सामान एंड नॉन ड्यूरेबल्स आइटम, उसमें रूरल डिस्ट्रेस मतलब कम हुआ है, पॉसिबली लिंक टू फूड इन्फ्लेशन एंड रिड्यूस्ड फार्म इनकम। फ्लैट एक्सपोर्ट ग्रोथ इफेक्ट्स MSME, जो MSMEs है वहाँ के एक्सपोर्ट ग्रोथ में इंक्रीज नहीं देखने को मिला है, बिकॉज ऑफ US इंडिया ट्रेड रिलेशन विच इज स्ट्रेन्ड, मतलब सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, US के साथ, US ने जो अपने रेसिप्रोकल टैरिफ इशू करके जो ग्लोबली एक डिस्ट्रप्शन लाया है, उसी के वजह से एक्सपोर्ट में भी अभी फ्लैट देखने को मिला है, नोट डिक्लाइन। डिक्लाइन इन प्राइवेट केपेक्स, केपेक्स का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर, केपेक्स इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी डिक्लाइन देखने को मिला है, डिस्पाइट रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, की RBI के थ्रू जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है रिसेंटली, उसके बावजूद भी इन्वेस्टमेंट कम देखने को मिला है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिमांड। ऑलराइट, तो ये है आज का न्यूज़। तो अच्छा, इसके साथ मैं आपको और एक चीज़ यहाँ पर इंक्लूड कर देता हूँ कि आपको मिल सकता है अबाउट द कोर इंडस्ट्रीज, कि इंडिया के कोर इंडस्ट्रीज कौन से है। देयर आर 8 कोर इंडस्ट्रीज, तो मैं एक एक करके ये नाम बोलता हूँ। वो है, फर्स्ट वन इज कोल, उसके बाद है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, दीज आर द 8 कोर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, सो देर आर 2 MCQs फॉर यू, ये दोनों ही एनवायरमेंट रिलेटेड MCQs है। ट्राई टू सॉल्व इट, और कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर एवरीवन, प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच। पर अगर आपको स्मार्ट बुक्स में इंटरेस्ट है, हमारे स्टडी मटेरियल्स आप देखना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। टिल देन